Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक टॉपिक से रिलेटेड MCQ और टॉपिक है आपका स्ट्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, स्ट्रेस इज बेस्ट डिफाइंड एज अ परमानेंट मेंटल इलनेस, द फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, अ टाइप ऑफ मोटिवेशन, अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेस क्या है आपका? So stress is a way one's body responds to the demand of one's lifestyle. That is, it is the effects of wear and tear on one's body. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल स्टेट है, बट इन फैक्ट इट इज़ वेरी लार्जली अ फिजिकल कंडीशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि स्ट्रेस इज बेस्ट डिफाइंड एज अ परमानेंट मेंटल इलनेस, नो, अ टाइप ऑफ मोटिवेशन, नो, अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, नो, it is a physical as well as emotional response to external pressure. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वुड बी द फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस? रेगुलर लंच ब्रेक, नो, क्लियर कम्युनिकेशन, नो, वर्क ओवरलोड, yes, work overload is one of the main and common cause of workplace stress. तीसरा क्वेश्चन है, स्ट्रेस हैज डैश, only positive effects, only negative effects, both positive and negative effects, none of these। आपको पता होगा कि स्ट्रेस हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स। आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है आपका? क्विक ब्रीथिंग, faster heartbeat, rise in blood pressure, reduction in blood supply to hands and feet, increase in body metabolism, faster clotting, increased blood flow, tension of muscle, reduction of blood supply to stomach and abdomen, sharpening of all senses, reduction of tension, reduction in the efficiency of immune system। नाउ ये जो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं या चेंजेस होते हैं इन आवर बॉडी, ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, जो कि कारण हो सकता है आपका फास्टर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन का, इम्प्रूवमेंट ऑफ शॉर्ट जजमेंट का, फास्ट डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव मेमोरी पावर्स, शार्पर फोकसिंग ऑफ अटेंशन। ना इन दोनों सारे पॉइंट्स को पढ़ के ये तो पता चल गया कि स्ट्रेस हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि व्हाट आर द वेरियस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड वेरियस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहला है आपका मेंटल एंड इमोशनल इफेक्ट्स। क्या क्या? एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड बर्नआउट। ठीक है, ये सारे हैं आपके मेंटल इफेक्ट्स। यानी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में मेंटली इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड बर्नआउट। बर्नआउट क्या है आपका? अ स्टेट ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। जब कंटिन्यूअसली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो यू रीच टू अ सिचुएशन नोन एज योर बर्नआउट। आगे देखेंगे हम बर्नआउट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। मेंटल में तो ये सारा हो गया, फिजिकल में क्या क्या हो गया? हेडेक एंड माइग्रेन्स, हाई ब्लड प्रेशर, वीकेंड इम्यून सिस्टम, digestive problems, sleep disturbance, heart problems, which includes your risk of heart diseases and heart stroke। ये है आपके फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। फिर आता है आपका बिहेवियरल इफेक्ट्स। बिहेवियरल इफेक्ट्स में क्या होगा? आपका एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन और अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, ओवर ईटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, या तो आप बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे या तो आप खाएंगे ही नहीं। सब्सटेंस अब्यूज, दैट इज यू विल स्टार्ट स्मोकिंग, अल्कोहलिक हो जाएंगे या ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे। देन सोशल विड्रॉल और स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, या तो आप लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर देंगे या जिनसे भी मिलेंगे उनके साथ जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छा नहीं वर्कआउट करेगा। दीज आर योर बिहेवियरल इफेक्ट्स। फिर आता है आपका कॉग्निटिव इफेक्ट्स। इसमें क्या है आपका? पुअर मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस, रेसिंग थॉट्स और कॉन्स्टेंट वरीज, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगेंगे या ज़्यादा परेशान रहने लगेंगे। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉग्निटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। वर्क प्लेस पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डिक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोरल, आप ज़्यादा काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगा, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो टर्नओवर यानी एब्सेंटिज्म है वो ज़्यादा होने लगेगा, आप जॉब के प्रति डिससेटिस्फाइड रहने लगेंगे।
एज वेल एज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा अमंग दी टीम मेंबर्स। तो ये थे आपके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है आपका इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अभी मान लेते हैं अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम है तो आप एग्जाम के स्ट्रेस में ज़्यादा पढ़ेंगे, आपका परफॉर्मेंस इनहांस होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस एट अ सर्टेन अमाउंट, छोटे अमाउंट में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो इट इज़ बेटर फॉर यू, क्योंकि उससे आप फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, आपका जो डेडलाइन आने वाला है आप उसके चलते अपना काम को जल्दी खत्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, एज इन आपको पता है कि आपका एग्जाम्स आने वाला है, नाउ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड टू स्टडी। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस इनहांस हो जाता है, आप मोटिवेटेड होकर पढ़ने लगते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो जाता है या इनहांस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप ज़्यादा जल्दी सोच पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा जल्दी सोच के आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है। आप स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस, आपका जो यहाँ पे इमोशनली आप स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं फॉर योर फ्यूचर चैलेंजेस। साथ ही साथ encourages personal growth. Now, stressful experience often lead to self-discovery and increased confidence. Next है आपका boost immune function in short term. In small doses, stress can stimulate the immune system, helping the body to resist infection. Next है आपका signals that changes is needed. Now, chronic stress जो होता है, it might indicate that something in your life, like your job is not good, ठीक है, needs to be reevaluated, encouraging positive life changes. और लास्ट पॉइंट है आपका प्रमोट्स टाइम मैनेजमेंट। आपका जो डेडलाइन आने लगता है तो आप स्ट्रेस में आके बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं, प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं अपने काम को, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के काम को कंप्लीट कर पाते हैं। तो दीज आर योर सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो आइए देखते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पूछा था आपसे स्ट्रेस हैज डैश ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स, ओनली नेगेटिव इफेक्ट्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम स्ट्रेस। ऑप्शन है आपका एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, नेटवर्किंग, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस कोपिंग अप स्ट्रैटेजीज फ्रॉम स्ट्रेस। तो आपका स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए दो टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज होता है। पहला तो होता है आपका इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज और दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। तो इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो गए? तो इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज वैसे स्ट्रैटेजीज होते हैं विच आर डन बाय योरसेल्फ, यानी सेल्फ हेल्प रेमेडीज डू अ लॉट ऑफ इन द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सरसाइज, नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, नेक्स्ट है बिहेवियर कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल, और लास्ट पॉइंट है आपका नेटवर्किंग। Now, exercises helps you to reduce stress. Now, people of all ages can walk, jog, swim, ride bicycles, etc. to cope up with stress, but more exercise is harmful. Everything is in limit is good for your health. ठीक है? तो people of all ages can do exercises to cope up with stress. दूसरा है relaxation. A person can relax once in a while or use specific relaxation techniques such as meditation, biofeedback. The intent is to eliminate immediately stressful situation or manage prolonged stressful situation more effectively through relaxing exercises. तीसरा है आपका behavior control and self control. तो अपने behavior को कंट्रोल करना by looking at the outside या फिर external environment and the consequences. उन सारे को देखते हुए अपने behavior को कंट्रोल करना. And last point is your networking, which is also used as a strategy to reduce your job stress, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं with your co-workers या फिर colleagues को who are your good listeners and confidence builders. And when needed, these people will provide their support to cope up from stress. ठीक है, तो these are your individual coping strategies. नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन कोपिंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ क्या क्या पॉइंट्स आ जाएगा आपका क्रिएटिंग अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ठीक है, एक ऐसा क्लाइमेट को फॉर्म आउट करना सो दैट एम्प्लॉइज आर फ्री टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और वो आपके पास रीच आउट कर पाए। नेक्स्ट है एनरिच द डिजाइन पाथ, एनरिचिंग द डिजाइन पाथ बाय द फैक्टर्स सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट कैन रिड्यूस स्ट्रेस।
Next है plan and develop career path and provide counseling. Counseling can help to overcome problems. By this one knows where the problem lies, proper career path also helps in reduction of stress. And last point है आपका reduce conflict and clarifying organizational goals. यहाँ पे क्या होगा, reduction of conflicts make the environment suitable for work and this will build harmony in organization, thus making a clear goal that the individual have facilitated. ठीक है, तो वहाँ पे आपको सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बिल्डअप करना, एक एनरिच डिज़ाइन पाथ डेवलप करना, अपने करियर पाथ को करेक्टली सेलेक्ट करना, साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोवाइड करना और ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, ये सारे पॉइंट्स आपको ऑर्गेनाइजेशन कोपिंग स्ट्रैटेजीज में आता है। ऑर्गेनाइजेशन कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम स्ट्रेस। एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन है, नेटवर्किंग है, क्रिएटिव और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज द रिजल्ट ऑफ रिग्रेस स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने देखा था आपका, ये होगा आपका बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ रिग्रेस स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब बहुत समय से आप स्ट्रेस में है, सो यू रीच अ सिचुएशन which is known as your burnout, which is usually results in physical and mental fatigue. और ये क्यों अराइज होता है? It arises due to either excessive demand thrust upon an individual by himself or herself, that is, आप बहुत ही ज़्यादा हाई गोल्स को सेट कर देते हैं जो कि आपके लिए एक तरह से अनअचीवेबल है, और जब ये सारे गोल्स आपके लिए अनअचीवेबल हो जाते हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट और उसी से आप सिचुएशन में आ जाते हैं विच इज़ नोन एज योर बर्नआउट। ये अकर करता है इंडिविजुअल लेवल पे और ये एक इंटरनल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है विच इन्वॉल्व्स योर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, मोटिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है फॉर एन इंडिविजुअल as it contains problems, distress, discomfort and negative consequences. And when you are facing burnout, you are facing a situation of BOSS, which is your burnout stress syndrome. Payne in 1982 observed a burnout stress syndrome, which is the consequence of high levels of job stress, personal frustration and inadequate coping skills, which have major personal, organization and social costs, and these costs are probably increasing. Now, BOSS का फुल फॉर्म क्या है आपका? बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, and it is a psychological condition which is brought by unrelieved work stress. Now, there are 4 types of consequences which can arise from burnout stress syndrome. सबसे पहला है आपका डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिजर्व्स। ठीक है, यानी आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा एट योर वर्क प्लेस। दूसरा है आपका लोअर रेजिस्टेंस टू इलनेस। तीसरा है आपका इंक्रीज्ड डिससैटिस्फैक्शन एंड पेसिमिज्म। और लास्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म एंड इनएफिशिएंसी एट वर्क, यानी आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, आपका एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, आपके जॉब के प्रति डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, आप पेसिमिस्ट नेचर हो जाएंगे, आप इनएफिशिएंट होने लगेंगे, आपका जो एनर्जी है वो डाउन होने लगेगा, साथ ही साथ आप ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे। ठीक है, तो दीज आर योर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम। नाउ देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट, क्योंकि बर्नआउट कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जो रातों रात हो जाता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये होता है आपका 5 स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज होता है आपका हनीमून स्टेज। ना हनीमून स्टेज क्या है? एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड वंडरफुल। आपने नया नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी गुड एंड वंडरफुल। आपके जो कोवर्कर्स है, आपके जो सीनियर है, आपके जो कलीग्स है, सभी कुछ अच्छा अच्छा है, काम बहुत ही अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब सारा काम स्मूथली चल रहा है। अभी आपने नया नया ज्वाइन किया है, आपके कलीग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, सब कुछ अच्छा है। तो दिस इज योर हनीमून स्टेज। दूसरा आता है आपका अवेकनिंग और फ्यूल सॉर्टेड स्टेज। नाउ हियर यू गेट द रियल पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो अभी आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा था, अब आपको यहाँ का रियल पिक्चर दिखने लगा है। ठीक है,
नाउ यू फील दैट जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, वो सब चीज अनरियलिस्टिक इन नेचर था। नाउ आपका जो जॉब है वो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगने लगेगा, एज वेल एज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन एंड जो आपके कलीग्स थे, जो आपको फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अब वो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द रियल पिक्चर। और नाउ यू आर फीलिंग दैट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके रियल वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपको जॉब के प्रति क्या होने लगेगा, डिससैटिस्फैक्शन होने लगेगा, आप इनएफिशिएंट होने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा काम करते करते होता है ना थकने लगेंगे। ठीक है। नाउ यू विल हैव योर एक्टिविटीज सच एज इंक्रीज ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और ये सारा जो आपका एक्टिविटीज है वो सिग्नल करने लगेगा आपके यू आर गोइंग टू फेस स्टेप 3 या फिर आपका स्टेज 3 वेरी सून। तो सबसे पहला स्टेज में एवरीथिंग वाज वंडरफुल, एंड स्टेज 2 में यू गॉट द रियल पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर कलीग्स। उसके बाद आता है आपका स्टेज 3, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक सिम्टम या फिर ब्राउन आउट स्टेज। In this period, the employee loses their interest and energy. Now you start developing physical illness, anger and depression issues. अगर ये सारे आपके में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि आप आ गए हैं बर्नआउट के स्टेज 3 में, जो कि है आपका ब्राउन आउट स्टेज। उसके बाद आता है आपका बर्नआउट स्टेज, in which the employee enter a total burnout mode and he or she feels oppressed. ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट होने लगता है, आप अपने सेल्फ डाउटिंग टेंडेंसी डेवलप करने लगते हैं। साथ ही साथ यू स्टार्ट बिकमिंग एमलेस, अब आपकी लाइफ में कोई एम नहीं रहता है, यू स्टार्ट बिकमिंग सुसाइडल, थ्रेटनिंग, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं जिससे आपको हेडेक होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने लगता है, साथ ही साथ डिस्टर्ब्ड स्लीप रहता है। और स्टेज 4 में आ जाने के बाद देर आर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक, सुसाइड एंड अदर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहला स्टेज था वेयर एवरीथिंग वाज गुड, सेकंड स्टेज था वेयर यू गॉट द रियल पिक्चर, थर्ड स्टेज था जहाँ पे आपको एंगर और डिप्रेशन इश्यूज जनरेट होने शुरू होते हैं, और फोर्थ स्टेज वैसा स्टेज होता है जहाँ पे आप सुसाइडल और थ्रेटनिंग इन नेचर हो जाते हैं। एंड लास्ट स्टेज योर स्टेज 5, रिकवरी स्टेज, which is a very tough stage because it takes a very long time for the people to recover from burnout. Hence, an employee should always be proactive rather than reactive. Proactive क्या हो गया? यानी किसी सिचुएशन के अकर होने से पहले आप उसका क्या समाधान करना है उस चीज को सोच के बैठे हैं। ठीक है, तो आप प्रोएक्टिव इन नेचर है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई सिचुएशन जब अकर हो गया उसके बाद अगर आप उसका सॉल्यूशन सोच रहे हैं तो आप रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब क्या, कोई चीज अकर होने से पहले ही यू नो व्हाट इज टू बी डन, और रिएक्टिव का मतलब कोई चीज अगर हो गया उसके बाद हमको क्या करना है, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप रिएक्टिव इन नेचर है। तो दीज आर योर 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। नाउ हाउ डू वी हैंडल बर्नआउट? तो सबसे पहला है आपका वी नीड टू फर्स्टली आइडेंटिफाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ बर्नआउट। किसी चीज को हैंडल करने के लिए उसका सबसे पहले सोर्स पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को हम इजीली आइडेंटिफाई या फिर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है आपका टू एंश्योर फिजिकल वेलबींग। नाउ इन केस ऑफ बर्नआउट पीपल शुड गेट अ कंप्लीट फिजिकल चेकअप। जो भी पर्सन है जो बर्नआउट फेज से गुजर रहा है, दे शुड बी अंडर कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। They should exercise regularly, eat regular and healthy meals, which includes plenty of fruits and vegetables. They should drink a lot of water, and they should cut back tea or coffee as a step to handle burnout. Why should they cut off tea or coffee? So that they should have a proper sleep. Next है to examine mental well-being. Now the people with symptoms of burnout should develop a good communication with others. This will help them in reducing negative emotions and releasing pressure. Next है आपका organization. Now organization should also need to plan and organize activities so that the people are not stressed, which include short breaks या फिर time off, so that people don't feel stressed out. एंड लास्ट है आपका टू सेट अचीवेबल गोल्स। हमने सबसे पहले ही देखा था कि बर्नआउट आपका एक ऐसा सिचुएशन है जो अराइज होता है ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड विच यू बिल्ड अपॉन योर सेल्फ। आप बहुत ही ज़्यादा हाई गोल या फिर टारगेट सेट कर देते हैं जो आप अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यू फेस द सिचुएशन ऑफ बर्नआउट। तो
आपको स्टेप हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो टारगेट है जो आप सेट करते हैं वो अचीवेबल इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर योर वेरियस स्टेप्स टू हैंडल बर्नआउट। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। बॉस स्टैंड्स फॉर, अभी हमने पढ़ा है बॉस स्टैंड्स फॉर बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रेस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अब आप इजीली स्ट्रेस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आंसर आउट कर सकेंगे। कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।